नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, हमने बीएड की प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी स्टार्ट करवा दी है। क्लास का समय देख लीजिए आप लोग। सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस की जो क्लास होती है सुबह 11 बजे, और सामान्य हिंदी की क्लास रात को 9 बजे। कल से आपके रेगुलर बेसिस पे क्लास स्टार्ट हो गई है। आप हमें इंस्टाग्राम पर परीक्षा की शिक्षा सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको रेगुलर क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के मिलते रहते हैं। और यहाँ पे देख लिए टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे जुड़ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा करके है, तो वहाँ पर जितने जल्दी जुड़ेंगे उतने जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं और आपके जो भाई बहन हैं जो यूपी बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, उनको चैनल का लिंक सेंड कर दीजिए, चाहे वीडियो सेंड कर दीजिए, और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा केरल में। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के केरल राज्य में न्यूनतम जन्म दर है। नेक्स्ट आपका 2 नंबर, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय यानी कि जो साउथ एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका मुख्यालय आपका देख लीजिए काठमांडू नेपाल में स्थित है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क एक दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। इसकी स्थापना आपकी 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुई थी। याद रखिएगा, कब हुई थी? 1985 कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 3rd नंबर, हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शिवालिक। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी शिवालिक श्रेणी है। यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, जिसे बाय हिमालय भी कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 4th नंबर है, सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। ठीक है, जो पी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में किसकी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। 1828 में किसकी स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे बहुत बार पूछा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने कब की थी? 1828 में। ठीक है, वह एक सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5th नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। इसकी लंबाई की बात करें 1465 किलोमीटर। याद रखिएगा। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होता है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा से के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम भी है, याद रखिएगा। चलिए, और मंजरा और इंद्रावती जो इसकी सहायक नदियां हैं, या बंगाल की खाड़ी में मिलती है। याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, जन जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या होता है? जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिंग अनुपात की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, शॉर्टकट में लिंग अनुपात जो होता है, स्त्रियों की जो संख्या होती है, स्त्रियों की संख्या अपन पुरुषों की संख्या, ठीक है, इंटू
100 होता है, ठीक है, सॉरी 1000 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, 1000 होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, आपको दिखेगा। तो स्त्रियों की संख्या होती है अपन पुरुषों की संख्या इंटू, या आपका लिंग अनुपात ऐसे प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 24, ठीक है, जो ऑप्शन डी दिया गया आपका राइट आंसर 24 भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार दिए जाते हैं। याद रखिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त राजस्थानी एवं अंग्रेजी भाषा में यह पुरस्कार दिए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8वां नंबर। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन आता है। संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों में निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? आपका उत्तर हो जाएगा मनुची, ठीक है, जो ऑप्शन डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां का शासन कब से कब तक था? तो 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक, ठीक है। इस दौरान इटली का यात्री एवं लेखक मनुची भारत आया था, ठीक है। मनुची कहाँ का था? इटली का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 10 नंबर। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? आपका उत्तर हो जाएगा 2, ठीक है। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस, ठीक है। ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। दोनों उपग्रहों की खोज कब हुई थी? 1877 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 11 नंबर है। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, जो ऑप्शन डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, सॉरी 42वें संविधान अधिनियम में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। वर्तमान में आपके कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखिएगा, कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 12 नंबर है। चेरनोबिल चेरनोबिल महाविवाद किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रेडियोधर्मी अपशिष्ट का, ठीक है, जो ऑप्शन डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेरनोबिल महाविवाद एक परमाणु दुर्घटना थी जो कि 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में हुई थी, याद रखिएगा। कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1986 को कहाँ हुई थी? तो यूक्रेन में, ठीक है। यह घटना चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में नाभिकीय विस्फोट के कारण हुई थी। तेज हवा और आग के साथ रेडियो धर्मी पदार्थ भी तेजी से आसपास के क्षेत्रों में फैल गए, अतः यह रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रदूषण का परिणाम था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 13 नंबर क्या पूछ रहे हैं आपसे। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है?
तो आपका उत्तर हो जाएगा समावेशी विकास से। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि उत्पादन में एक बदलाव है जिसे व्यापक रूप से धरती पर बढ़ती आबादी को खिलाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक समझा जाता है। इस क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन में समावेशी विकास से है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिया गया है आपका राइट आंसर। भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में होने वाली वर्षा का कारण आपका पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से आने वाली तेज हवाओं को कहा जाता है, याद रखिएगा। ये चक्रवर्ती वर्षा करती हैं, तेज हवाओं के साथ वर्षा होती है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिए गए आपका राइट आंसर। पुर्तगाली नेता फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा होगा, मोड़ा नहीं, अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। इस पॉलिसी का उद्देश्य आपका सामुद्रिक साम्राज्य की स्थापना करना था, विशेष तौर पर हिंद महासागर को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 16 नंबर। न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जो डी दिया गया है बिजली की चमक। ठीक है, बिजली की चमक यानी कि बोल्ट ऑफ लाइटिंग न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 17 नंबर। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश का राजा था? तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज्य था? तो आपका उत्तर हो जाएगा तुलु वंश का। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिएगा आपका यहाँ। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में तुलु राजवंश यानी कि जो 1505 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक, ठीक है, 1565 ईस्वी तक तुलु वंश का राज था। तालीकोटा का युद्ध यानी कि बन्नी हट्टी या राक्षस तांगड़ी का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ था। उस समय तुलु राजवंश तथा तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय था। इसी समय यह युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। तालीकोटा का युद्ध आपका कब हुआ था? तालीकोटा के युद्ध की बात करें तो देख लीजिए 23 जनवरी 1565 को। और इस समय यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक आपका था तुलु वंश का आखिरी शासक था सदाशिव राय। ठीक है, आखिरी शासक वहाँ का था, इसी समय युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थरों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थरों को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा मैग्मा। ठीक है, जो डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। या ज्वालामुखी क्रिया के दौरान पृथ्वी तल पर आता है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर आपका क्या है? मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पर्णहरित अणु यानी कि क्लोरोफिल का। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल एक हरित लवक है या पौधे के हरे रंग के लिए एक वड़क है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, लाल एवं नीले रंग का ग्रहण करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है?
निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, जो ऑप्शन डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। ओजोन की परत में रिक्तीकरण रिक्तीकरण किसके कारण होता है? ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मीथेन के कारण। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सरिस्का एवं रणथंभौर किसका सुरक्षित स्थान है? आपका उत्तर हो जाएगा बाघों का। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर आएगा। चलिए, और दोनों को दोनों कहाँ स्थित है? दोनों आपके राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी यानी कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी यानी कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पर डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, माउंट अबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जैन का। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। माउंट अबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। यह अबू नगर में स्थित है, मतलब आबू नगर में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दियों के बीच हुआ। भीम प्रथम के सामंत विलम ने आबू पर्वत पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। और जो भीम प्रथम थे एक चालुक्य वंश का राजा था, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 25-25 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना हो, क्लास आप आराम से लें। तो इसलिए आपको सिर्फ 25-25 क्वेश्चन में डेली बेसिस पे करवा रहा हूँ, जिससे आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो बीएड की एग्ज़ाम देने वाले हैं, एंट्रेंस एग्जाम 2023 की, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू क्लास देखने के लिए। ठीक है, चलिए।